नमस्कार दोस्तों, दक्ष क्राइम डायरी की इस नई वीडियो में फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। 16 सितंबर 1920 को न्यूयॉर्क सिटी के एक वॉल स्ट्रीट पर पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। अमेरिका के इतिहास में अब तक की ये सबसे घातक आतंकवादी घटना थी। यह धमाका अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे घातक घटनाओं में से एक था। तो दोस्तों, आज के मिस्टीरियस स्टोरी न्यूयॉर्क सिटी के वॉल स्ट्रीट पर हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट की है। यह कहानी उस ब्लास्ट के रिजल्ट्स और उसके पीछे जो सस्पेक्ट थे उनके बारे में है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम दिया और चले गए, और ये बॉम्ब ब्लास्ट केस अमेरिका जैसे देश के लिए सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर क्यों रह गया। दक्ष क्राइम डायरी की आज की इस वीडियो में न्यूयॉर्क सिटी के वॉल स्ट्रीट पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के सारे रहस्यों को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि वीडियो खत्म होने तक आप लोगों को भी पता चल सके कि आतंकवाद ने अमेरिका जैसे देश को भी कैसे हिलाकर रख दिया था, और किस तरह इस बॉम्ब ब्लास्ट ने भी एक दिन के लिए स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया था, यानी स्टॉक मार्केट ठप हो गई थी। दोस्तों, अगर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में यानी इस तरह की मार्केट में अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है। आप न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट को चांदनी चौक या फिर गांधीनगर जैसी मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट का भी सुबह होने के बाद वही हाल होता है जो गांधीनगर या फिर हमारी चांदनी चौक जैसी मार्केट का होता है। अटैकर्स ने आखिर इस मॉर्गन बैंक को ही अपना टारगेट क्यों बनाया और किस मकसद को पूरा करने के लिए इस ब्लास्ट को किया गया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि बाद में आप केस के रहस्यों में डूब जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक बनता है, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के वॉल स्ट्रीट पर हुई बमबारी की कहानी। 16 सितंबर 1920 की दोपहर 12:01 पर वॉल स्ट्रीट पर रोज की तरह भीड़भाड़ थी। लोग अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे क्योंकि ये एक लंच का टाइम था, और चारों तरफ बिजनेस और व्यापार का ही शोर था। और अचानक घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी यानी घोड़ा गाड़ी मॉर्गन बैंक के सामने आकर रुक जाती है, और इस घोड़ा गाड़ी को लाने वाला आदमी यानी उसका ड्राइवर मौके पर फरार हो जाता है, यानी वहां की जो भीड़ थी उस टाइम उस भीड़ में जाकर मिल जाता है। एक घोड़ा गाड़ी जिसमें 100 पाउंड डायनामाइट भरा हुआ था। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के वॉल स्ट्रीट पर घूम रहे लोगों को भनक भी नहीं लगी थी कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, और देखते ही देखते कुछ ही देर बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट उस समय तक अमेरिका की धरती पर आतंकवाद का सबसे घातक अटैक था। इस ब्लास्ट से आसपास के जो बिल्डिंग्स थी उनके शीशे सारे चकनाचूर हो गए। सड़क पर दर्जनों लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट होने के बाद इकोनॉमिक नाम की वेबसाइट ने इस बात का दावा किया कि उस ब्लास्ट के समय में लगभग $2 मिलियन यानी आज के टाइम की कैलकुलेशन से देखा जाए तो लगभग $24.5 मिलियन का नुकसान हुआ, और 38 लोग मारे गए जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट विलियम एच रेमिक ने उस समय ट्रेडिंग को स्टॉप करवा दिया था, यानी उस टाइम ट्रेडिंग बिल्कुल सस्पेंड कर दी गई थी। दोस्तों, फिर अगले दिन जाकर इस शेयर मार्केट को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन काफी वक्त लग गया इस शेयर मार्केट को मेंटेन करने में। इस ब्लास्ट के होने के बाद शेयर मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और इस ब्लास्ट के बाद अमेरिका जैसे देश ने भी आतंकवाद और दहशत के खिलाफ हार मान ली थी। ब्लास्ट होने के बाद अगले दिन वॉल स्ट्रीट से कुछ ही दूरी पर एक मेल बॉक्स से एक लेटर मिलता है, जिसमें कहा गया था, याद रखें, हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा करें या फिर आप सभी की मौत निश्चित है। अमेरिकी एनारिस्ट फाइटर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रथम विश्व युद्ध के कई दिग्गजों के लिए ग्राउंड जीरो पर तबाही किसी युद्ध के मैदान की याद दिलाती थी। उस समय वॉल स्ट्रीट खून, टूटे हुए कांच और जली हुई डेड बॉडी से एक सुनसान जगह बन चुकी थी। हवा में धुआं काला था और शरीर के कटे हुए अंग जमीन पर पड़े हुए थे। मॉर्गन बैंक की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी जो पूरी तरह जल चुकी थी। बाद में एक गवाह ने बताया कि मैं उस जगह को देखकर उस समय भयभीत हो गया था। मैंने देखा एक लेडीज
जिसके कपड़े आधे से ज्यादा फटे हुए थे और वो उस समय आग से झुलस रही थी। वो लेडी उठने की कोशिश कर रही थी और बार बार संघर्ष कर रही थी, लेकिन वो गिर जाती है और देखते ही देखते कुछ देर बाद बेजान होकर एक नाले में गिर जाती है। स्टॉक एक्सचेंज का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था। लगभग 2000 लोग न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस और रेड क्रॉस नर्स मलबे की तलाशी लेने के लिए इकट्ठे हुए। ब्लास्ट की शुरुआत में रिपोर्ट आई कि 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 8 लोग बाद में फिर मारे जाते हैं क्योंकि उनके घाव काफी ज्यादा गंभीर थे। इस ब्लास्ट में सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। उनमें से कई लोग उड़ते कांच और छर्रे की वजह से जल जाते हैं और अपंग हो जाते हैं। जांच के दौरान पता चला कि अटैकर्स का मेन टारगेट मॉर्गन बैंक था, जिसके बारे में यहाँ के कुछ लोगों ने दावा किया है कि मॉर्गन बैंक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ के लोगों से काफी ज्यादा मुनाफा कमाया था। लेकिन इस वैगन बम के मोस्टली विक्टिम लो ग्रेड के क्लर्क या फिर स्टेनोग्राफर थे। रिच बिजनेसमैन कोई भी नहीं था। जेपी मॉर्गन जूनियर खुद यूरोप में हजारों मील दूर बैठे थे जब ये डायनामाइट फटा था। सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच अखबार ने लिखा था, इस हमले का कोई खास उद्देश्य नहीं था, यह हमला केवल आतंक फैलाने के लिए किया गया था। बम किसी खास व्यक्ति या फिर उसकी संपत्ति को निशाना बनाकर नहीं रखा गया था। यह बम उस मार्केट के लोगों के लिए और वहां के आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। हालांकि किसी ने भी इस बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली और इन्वेस्टिगेशन को हर एंगल से किया गया, लेकिन इतनी छानबीन के बावजूद भी क्रिमिनल्स की सही पहचान कभी नहीं मिल पाई। इस ब्लास्ट के पीछे कौन था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उस समय कई समूहों पर शक किया गया था। उस दौर में अमेरिका में अराजकतावादी और वामपंथी लोगों के बीच नाराजगी बढ़ रही थी। उस समय कुछ लोगों का मानना यह था कि यह हमला अराजकतावादी समूहों के लोगों ने करवाया, जो उस समय अमेरिकी सरकार और उनके संस्थानों के खिलाफ थे। इसके अलावा एक इतावली अराजकतावादी समूह पर भी शक किया गया था, लेकिन इनके पास इनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इस ब्लास्ट के होने के बाद अधिकारियों को कुछ पर्चे मिले, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर बताया गया था कि ये पर्चे ब्लास्ट होने से पहले मिल गए थे, और कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिनमें बताया गया कि बाद में मिले, तो ये चीज कोई कंफर्म नहीं हो पाई है। लेकिन इस धमाके के बाद अधिकारियों को पर्चे मिलने शुरू हो गए थे, जिनमें लिखा था अमेरिका के लालच का अंत होगा। एक गवाह ने बाद में न्यूयॉर्क सन को बताया कि मैंने यह विस्फोट देखा था। धुएं का एक स्तंभ हवा में उछला और उसके बाद मेरे चारों तरफ लोग गिरने लगे। उनमें से कुछ लोगों के कपड़े जल रहे थे। उसके बाद टूटी हुई खिड़कियों से कांचों की बरसात होने लगी, जिसने सड़कों और आसपास के ऑफिस को भिगो कर रख दिया। मॉर्गन बिल्डिंग के अंदर मलबा बिखरा हुआ था। कांच के एक उड़ते हुए टुकड़े ने 24 साल के मॉर्गन बैंक के एक क्लर्क विलियम जॉयस की खोपड़ी को कुचल कर रख दिया था। और जब ब्लास्ट हुआ तो उस समय वह अपनी मेज पर बैठकर काम कर रहा था। पहले रेड स्केयर के समय पर जो समाज में कम्युनिज्म और अराजकतावाद के प्रति एक डर का दौर था, लोगों का शक जल्दी ही पूंजीवादी विरोधी कम्युनिस्ट और अराजकतावादी समूहों की ओर चला गया। ये उसी समूह के लोग थे जब 19वीं शताब्दी में बम ब्लास्ट हुए और उन बम ब्लास्ट के लिए इन लोगों को दोषी ठहराया गया था। 17 सितंबर को यह शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद एक तो लेटर मिल जाता है और उसके बाद कुछ पर्चे भी मिलने चालू हो जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन पर्चों पर लिखा था, याद रखें, हम लोग अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजनीतिक कैदियों को जल्दी से रिहा करें, नहीं तो आप सब लोगों की मौत निश्चित है। ये लेटर्स जून 1919 में हुए आतंकवादी हमले के लेटर से मेल खाते थे, क्योंकि उस टाइम भी इसी तरह के कुछ लेटर्स मिले थे। 1919 में अमेरिका के कई शहरों में बम ब्लास्ट हुए थे और उस समय पुलिस ने उस साजिश का जिम्मेदार ग्लेनिस्ट नाम के एक समूह को बताया था। यह सरकार विरोधी इतावली अराजकतावादियों का एक समूह था। लुइगी गैलिनी नामक एक बम एक्सपर्ट थे जो उस समय इस समूह को लीड कर रहे थे, जो एक इम्प्रेसिव स्पीकर और बॉम्ब एक्सपर्ट थे। गैलेनी को अमेरिका ने इस बॉम्ब ब्लास्ट से 1 साल पहले ही डिपोर्टेड कर दिया था, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर बमबारी के कई पहलू, खासकर लोहे के टुकड़ों का इस्तेमाल, गैलेनी और उसके फॉलोअर्स की मदद से अतीत में बनाए हुए बम से काफी मेल खाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से गैलेनी के खिलाफ भी अधिकारियों को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि इस ब्लास्ट में गैलेनी का हाथ हो सकता है। न्यूयॉर्क पुलिस और FBI के एजेंट्स ने उस आदमी की पहचान करने में 3 साल लगा दिए जो इस घोड़ा गाड़ी को जेपी मॉर्गन बैंक के सामने छोड़ गया था। लेकिन गैलेनी से जुड़ी जानकारी सारी ठंडी पड़ गई। इसके साथ ही कुछ और भी मामले थे जिनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई, जिसमें ट्रेड यूनियन के लोग, अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, व्लादिमीर लेनिन का नाम भी शामिल था। कुछ समय बाद इस घटना में एडवर्ड फिशर का नाम भी सामने आया, जो कि मानसिक रूप से एक अनसुटेबल टेनिस चैंपियन था।
उसने इस ब्लास्ट के होने से पहले लोगों को सूचना दी थी कि वो लोग वॉल स्ट्रीट से दूर रहें। लेकिन जब जांचकर्ताओं को पता चला कि फिशर ने पहले भी कई बार वॉल स्ट्रीट के बारे में इस तरह की चेतावनियां दी हैं, जिसका फिशर ने दावा किया है कि ये जानकारी उसे भगवान और हवा के जरिए मिलती है। उसके बाद पुलिस ने उन्हें एक सस्पेक्ट के रूप में नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने एडवर्ड को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। फाइनली पुलिस ने इतनी कड़ी मेहनत और पूछताछ के बाद एक स्केच तैयार करवाया। पुलिस का कहना था कि ये वही आदमी है जो जेपी मॉर्गन के सामने घोड़ा गाड़ी को खड़ा कर गया और उस भीड़ में शामिल हो गया। वॉल स्ट्रीट बॉम्ब ब्लास्ट की लास्ट इन्वेस्टिगेशन 1944 में हुई, जब FBI ने सालों पहले ठंडे पड़े केस को फिर से खोला और इस बात को क्लियर किया कि ये 100% इतावली अराजकतावादियों या फिर कह सकते हैं इतावली आतंकवादियों का काम था। लेकिन उसके बाद कई जांचकर्ताओं ने मारियो बुडा नाम के एक ग्लेनिस्ट को इस हमले का संभावित अपराधी माना। मारियो बुडा फेमस निकोला सैको और बार्टोलोमो वेजेंटी का साथी था। माना जाता है कि उसने 11 सितंबर 1920 को एक डकैती की थी और उस डकैती में उसके गिरोह के एक मेंबर की हत्या हो गई थी, जिसके बदले में मारियो बुडो ने वॉल स्ट्रीट पर धमाके की योजना बनाई। हालांकि इस ब्लास्ट के होने के बाद तुरंत ही मारियो इटली भाग गया था और अपनी मौत तक वहीं रहा। इटली जाने के बाद न तो बुडो पर और न ही उसके किसी मेंबर पर 16 सितंबर के बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप लगाया गया। 1963 में उसकी मौत हो गई थी। FBI और पुलिस ने इस मामले की जांच काफी गहराई से की, लेकिन कोई भी क्लियर कट आरोपी नहीं मिल पाया। जांच के दौरान सड़कों पर कई लोगों से पूछताछ की गई और कई जगह छापेमारी भी हुई, लेकिन हमले के पीछे असली साजिशकर्ता का नाम पता नहीं चल पाया। यह घटना अमेरिकी इतिहास में अराजकता के लिए एक प्रतीक बनी रही। वॉल स्ट्रीट धमाके के बाद अमेरिकी समाज में आतंकवाद के लिए जागरूकता बढ़ी और सिक्योरिटी ऑप्शंस को काफी ज्यादा बढ़ाया गया। ये घटना अमेरिकी इतिहास के उन कठिन समयों में से एक थी जब देश को अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों दोनों के साथ एक साथ मुकाबला करना पड़ रहा था। इस बॉम्ब ब्लास्ट का मेन उद्देश्य अमेरिका की आर्थिक ताकत को हिलाना था, लेकिन अमेरिका ने इस हमले का सामना करते हुए अपनी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया। आज भी वॉल स्ट्रीट पर इस बॉम्ब ब्लास्ट की घटना को याद दिलाने के लिए कई निशान बाकी हैं। कुछ सालों बाद पर बमबारी के बारे में चर्चा मुश्किल ही हुई होगी। कुछ ही सालों बाद लोगों ने इस घटना को भुला दिया और अब शायद ही कोई वहां पर होगा जो इस घटना के बारे में चर्चा करता होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर मिस गेजी ने कहा, 1925 या फिर 26 में एक लेख था जो मुझे वॉल स्ट्रीट जर्नल से मिला था। एक रिपोर्टर यह देखने के लिए जा रहा था कि इतने सालों बाद आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ लोग थे जिनको याद था, मगर कुछ स्टेनोग्राफर वहां पे ऐसे मिले जिनको ये घटना याद नहीं थी। 35 साल के लेफ्टिनेंट नील्स, जो इस बम ब्लास्ट की दुर्घटना के दौरान वहीं थे, उन्होंने कहा कि मेरी पीढ़ी के लोगों को उस बम ब्लास्ट में जो कुछ हुआ, आज के लोगों को उसका कोई महत्व नहीं पता, क्योंकि इस घटना को यादगार बनाने के लिए यहाँ की सरकार ने कुछ भी नहीं किया और यह बड़े ही शर्म की बात है। 1940 के दशक तक ऑफिसर्स ने इस मामले में विचार किया, लेकिन कोई भी एविडेंस न मिलने के कारण इस केस को बंद कर दिया गया। इसलिए यह केस हमेशा के लिए मात्र एक मिस्टीरियस केस बनकर रह गया। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमेशा की तरह हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और इस तरह की मिस्टीरियस स्टोरी, ट्रू क्राइम स्टोरी और रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल से हमेशा के लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और स्क्रीन पर जो आपको 2 वीडियो नजर आ रही है, द तमाम सुध केस, जो ऑस्ट्रेलिया पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज था, पूरा मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया। और दूसरी वीडियो बस रूट नंबर 375, जो एक सच्ची घटना है जो चाइना में घटी थी, इसके बारे में पूरी वीडियो आपको बताया गया है। अगर आप इस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आपको ये 2 वीडियोस जरूर देखना चाहिए।